Hello everyone, welcome to Defense Mania. I am Riyasha, Science faculty at Defense Mania, and we had started with the MCQ series for CDS2 2021 on science. ठीक है, तो हमने बायोलॉजी के साथ स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको अपने फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में ही बता दिया था कि आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है. यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड उसके बाद जो मेरी सेकेंड वीडियो थी जिसमें हमने सेल्स एंड टिश्यूज से अपनी सीरीज को शुरू किया था, आई शेयर्ड विथ यू द प्लान हाउ वी आर गोना प्रोसीड एंड उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर रहे हैं. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग द प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, हम प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आई होप जस्ट बिकॉज हम इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है. मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि फर्स्टली यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद आपको मेरी ये वीडियो देखनी है एमसीक्यू सीरीज वाली. ठीक है, तो आई बिलीव मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है और अब आप इस सीरीज को देख रहे हो. ठीक है, अब इस सीरीज को देखते टाइम भी, इस वीडियो को देखते टाइम भी आपको बहुत सारे ऐसे होमवर्क्स मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो द फिनोमिनन ऑफ टर्जर प्रेशर इज नोन एज, तो ये जो फिनोमिनन होता है टर्जर प्रेशर का वो क्या होता है, उसका आंसर है टर्जर. ठीक है, इस फिनोमिनन को हम टर्जर कहते हैं. अब टर्जर प्रेशर क्या है ये आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से जाके. ठीक है, इसमें आपका पूरा सेल का आएगा, आइसोटोनिसिटी क्या होती है, ठीक है, हाइपोटोनिसिटी क्या होती है, हाइपरटोनिसिटी क्या होती है, किस तरीके से सेल के अंदर वाटर घुसता है या फिर लीव करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, कंसंट्रेशंस क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों पे आपकी ये सारी चीजें डिपेंडेंट है एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो यू नीड टू स्टडी दिस थिंग वेरी बहुत ध्यान दे के और अच्छे से. द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स इज टू हेल्प विथ, तो जो मेन फंक्शन है गार्ड सेल्स का वो क्या है, गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, गार्ड सेल्स का काम होता है ट्रांसपिरेशन को देखना. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमने बचपन में भी पढ़ा है, जो स्टोमाटा से जो वाटर निकलता है, एक्सेस ऑफ वाटर, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में ट्रांसक्रिप्शन भी दिया हुआ है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसपिरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. वो भी आपको समझ आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है. ठीक है, सो जो मेन फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का दैट इज ट्रांसपिरेशन. The movement of materials from leaves to other tissues of the plant is called, ये जो movement होता है किसी भी material का, स्पेशली जो फूड मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पे हम मटेरियल की बात करें, नॉट अबाउट दी वाटर. ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते तो अलग हो जाता. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी मटीरियल्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज योर ट्रांसलोकेशन. और ये किससे होता है आपका, दिस हैपन्स थ्रू योर वास्कुलर बंडल्स, दैट इज योर फ्लोएम. फ्लोएम की हेल्प से आपका ट्रांसलोकेशन का काम होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स इन हायर प्लांट्स अकर्स थ्रू, अब आपका ट्रांसपोर्ट जो है फूड मटेरियल्स का, किसका, फूड मटेरियल्स का किससे होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स. कैसे पता चला मुझे ये, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो जाइलम और फ्लोएम है इसके ना 4 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 4 एलिमेंट्स है दोनों में. अभी कौन से एलिमेंट्स है कौन देखेगा, ये आप लोग देखने वाले हो कि इसके 4 एलिमेंट्स के नाम क्या हैं. ठीक है, तो ये जो 4 एलिमेंट्स है जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग. ठीक है, 4 एलिमेंट्स जाइलम में भी है, 4 एलिमेंट्स फ्लोएम में भी है. तो जो कंपेनियन सेल्स है, अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि जाइलम इज यूज्ड फॉर वाटर, वाटर के लिए, और फ्लोएम हम किस लिए यूज करते हैं, फूड के लिए. ठीक है, फूड के लिए. तो जाइलम और फ्लोएम है, फूड की ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और जो कंपेनियन सेल है वो फ्लोएम का ही वन ऑफ द एलिमेंट्स है. ट्रकीट्स और सीव एलिमेंट्स जो है ये जाइलम के एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स जो है ये फ्लोएम का, और फ्लावर तो एक अलग ही चीज है. तो इसीलिए यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा आपका, कंपेनियन सेल्स. ठीक है, living cells placed in an isotonic solution tend to retain their shape
एंड साइज. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो ये जितने भी आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और ये सॉल्यूशन वाले जो सेल वाले क्वेश्चंस होंगे, ये सारा जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, आपका एक ही प्रिंसिपल पे, दैट इज योर ऑस्मोसिस. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत एक मतलब थिन लाइन जैसा फर्क है. डिफ्यूजन में आपका जो सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, वो मूव करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट मूव करता है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जो भी आपका डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्वेंट मूव करेगा इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, और डिफ्यूजन में आपका सॉल्यूट मूव करता है. ठीक है, तो ये एक फर्क होता है. नाउ ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ. ट्रांसपिरेशन किससे रेगुलेट होता है? अगेन क्या है इसका आंसर? आपका guard cells. Guard cells are the one which regulate the transpiration. Movement of water through semi-permeable membrane produces. अब आपका जो मूवमेंट है वाटर का, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं सेल में, अगर उसकी मूवमेंट ऑफ वाटर की इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो हम मेम्ब्रेन लेते हैं, जो उसकी हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगेन दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्या एक्ट कर रहा होता है? तो वहां पे आपका टर्जर प्रेशर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होता है? टर्जर प्रेशर. ऑन प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद आपका जो प्लांट सेल है वो कैसा होता है? सी गाइस, अब ये जो है ना, प्लाज्मोलाइसिस का एक अलग चीज है. ठीक है, उसके बाद आपकी फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी अलग है. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीटली होमवर्क है. इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी होगी. ठीक है, एक तो आप सबसे पहले पढ़ोगे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, फिर आप हाइपरटोनिक का पढ़ोगे, और फिर आप आइसोटोनिक का पढ़ोगे. ठीक है, अब इन तीनों में ना अलग अलग सिचुएशन आते हैं. एक में आपका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, एक में आपका फ्लैसिड होता है सेल, एक में टर्जर होता है, टर्जिड होता है या टर्जर होता है, जो भी टर्जर प्रेशर डेवलप होता है, डिपेंडिंग वेदर द वाटर इज लीविंग द सेल या फिर वाटर इज एंटरिंग द सेल. ठीक है, जैसे प्लाज्मोलाइसिस है, तो प्लाज्मोलाइसिस में जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है, एकदम श्रिंक. ठीक है, टर्जिडिटी में सेल जो है वो फूल जाता है, फैल जाता है. ठीक है, सेल वॉल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. फ्लैसिडिटी में जो आपका सेल है ना, तो वो छोड़ता है पानी, ना वो पानी अंदर लेता है. ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है. तो ये 3 चीजों को आपको बहुत क्लियर करके अपने एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है. ठीक है, मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया इन तीनों का डिफरेंस. ठीक है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप. सो ये जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज की थी? ये आपके जेसी बोस ने प्रपोज की थी. ओके, यहाँ पे ना मैं आपको हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस बताने हैं, क्वेश्चंस की सीरीज है. लेकिन ये जितनी भी आपकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन माय लेक्चर्स ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, जो कि आपके कोर्स में अवेलेबल है. जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स जैसे देख रहे होंगे उन्हें समझ भी आ रहा होगा, कि वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ हमने तो ये चीज पढ़ रखी है. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपके कोर्स में अवेलेबल है. विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स स्टोमेटल क्लोजर. तो वाटर स्ट्रेस जब होता है तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है जो स्टोमेटल क्लोजर कॉज करता है? दैट इज योर एब्सिसिक एसिड. आपका एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है. एब्सिसिक एसिड जो है इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट्स के केस में. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेस हार्मोन. Okay, steroid hormones easily pass through the plasma membrane by simple diffusion because अब जो हमारे steroid hormones होते हैं ये क्यों पास करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो लिपिड प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। और जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर योर लिपिड सॉल्युबल, वो लिपिड से सॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाते हैं। लिविंग सेल्स प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिटेन देयर साइज एंड शेप, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये जो लिविंग सेल्स जो है इसका अगेन यहाँ पे प्रिंसिपल की बात चल रही है। तो ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन ये सब नहीं है, इसका जो प्रिंसिपल है सेल्स का वो क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस ही है इसका प्रिंसिपल। लिविंग सेल्स के किसी भी सोल्यूशन में रहने का तो उसका वाटर रिटेन करना या वाटर लीव करना या जो भी करना, ठीक है। गुटेशन इज मेनली ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू योर रूट प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस से नहीं होता। गुटेशन क्या होता है, एक बार आपका होमवर्क है गुटेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस जानोगे। बहुत ऐसे थे, बहुत कम मतलब एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ट्रांसपिरेशन लीव्स से होता है, ग्यूटेशन जो होता है वो स्टेम से या लीव्स के ना साइड से निकलता है, ठीक है, और ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। विच वन इज नॉट कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उसने पूछा है विच वन इज नॉट कनेक्टेड, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करती। तो ऑस्मोसिस हो गया, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस, इसमें भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ योर एटीपी, है ना, एटीपी की हेल्प से। डिफ्यूजन में भी आपका होता है, सिंपल डिफ्यूजन में जहाँ पे आपका कोई एनर्जी यूज नहीं होता। बट सरफेस टेंशन इसका आंसर होगा, क्योंकि दिस इज नॉट एसोसिएटेड विथ योर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी ट्रांसपोर्ट से ये एसोसिएटेड नहीं है। अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज डिफ्यूजन ऑफ, एक जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो क्या डिफ्यूजन अलाउ करता है, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज डिफ्यूजन ऑफ ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। इसी डिफ्यूजन को, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन होता है, इसी डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है, ओनली एंड ओनली योर सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन या डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज ड्यू टू, ये जो एक्सचेंज होता है ये किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ट्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, ट्रू। डिफ्यूजन की वजह से होता है, तो इन तीनों की वजह से होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप्स ऑफ लीव्स, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लीफ के टिप से, स्टेम से जो वाटर निकलता है ड्यू टू रूट प्रेशर, दैट इज नोन एज गुटेशन। इसका आपका होमवर्क है, ट्रांसपिरेशन और गुटेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, मिस मत करना, क्योंकि अगर मिस कर दोगे तो हो सकता है एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कोई फायदा नहीं। पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सीरीज। प्लांट फिजियोलॉजी से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है और ये सब मिस कर दिया है तो ये पक्का पढ़ लेना। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो आपके ये 5 हॉर्मोन्स हैं, और ये जो आपके ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑस्मोसिस का, स्पेशली है जो आपका ऑस्मोसिस है, आइसोटोनिसिटी, और ये आपका जो फ्लैसिड है, टर्जिडिटी है, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ के चले जाओगे तो आपके यहीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका CDS एग्जाम हो, चाहे वो आपका CAPF एग्जाम हो, चाहे वो आपका NDA का एग्जाम हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे यू विल बी गेटिंग द लाइव रिविजन क्लासेस, 250+ लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, PDFs हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कोर्स। एंड सीरियस एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है, यू कैन स्टिल एनरोल इन द कोर्स एंड आप CDS को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गेट थ्रू इट। तो अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है तो देर आर सम डिस्काउंट्स जो कि आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, ठीक है, RIA10। अगर आप ये कूपन कोड
लगाओगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम से क्वालिफाइड हो और आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ साथ अगर सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो फिर से, तो आप एसएसबी के कोर्सेज पे भी ये कूपन कोड लगा के आप वो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। इट मीन्स आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, ठीक है। तो ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, यू कैन गेट डिस्काउंट्स। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ अ न्यू सीरीज, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।